जब आप सोशल मीडिया पर गाजा के रेस्टोरेंट्स को स्क्रॉल करते हैं तो आपको बहुत सारा चॉकलेट दिखाई देता है। सटीक कहें तो न्यूटेला, ढेर सारा न्यूटेला। ये एक असली फेनोमेनन है। जो कुछ भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वह सब पिछले कुछ दिनों में गाजा में फिल्माया गया है। यह आई नहीं है, ये सब असली है। और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, बहुत अच्छा, मेरी एक भी बात पर विश्वास मत कीजिए। सभी लिंक, रेस्टोरेंट्स के सभी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे और मैं आपको खुद जांचने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये वीडियो गाजा के रेस्टोरेंट्स के बारे में नहीं है, मैं पहले ही उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन बस कुछ छोटे उदाहरण, इस सुपरमार्केट को देखिए और पांडा मॉल 1 सितंबर को गाजा में एक न्यूटेला कैफे खुला। जरा देखिए। हमारे पैगंबर मोहम्मद और उनकी आल पर दुआ, सलाम और बरकतें भेज, जो हमारे अनपढ़ नबी हैं और जिन्हें सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। और अंदर ये सब चल रहा है। ये सब सितंबर 2025 की शुरुआत से है। ये सिर्फ 1 या 2 कैफे नहीं हैं। वनीला कैफे और कैफे गाजा को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक छोड़ दूंगा। लेकिन आज का विषय न्यूटेला कैफे नहीं है, ये है नरसंहार। कुछ ही दिन पहले 1 सितंबर को, उसी दिन जब गाजा में न्यूटेला स्टोर खुला, दुनिया भर की सुर्खियों में कहा गया कि इजराइल नरसंहार कर रहा है। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट, इजराइल नरसंहार कर रहा है। प्रमुख विद्वानों के संघ का कहना है, द गार्जियन, इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। दुनिया के शीर्ष अपराध विशेषज्ञों का कहना है। बीबीसी, इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों का कहना है। सबसे पहले, ये थोड़ा अजीब है कि हर अखबार में हेडलाइन एक जैसी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने असली पत्रकारिता करने की मेहनत नहीं की, बस कॉपी पेस्ट पत्रकारिता की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, आप मुझे एक 43 वर्षीय इजरायली यूट्यूबर को, जो दिखता है अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छा दिखता है, उन गंभीर अखबारों की बजाय? अच्छा सवाल है। और सिर्फ यही नहीं, ये सभी विशेषज्ञों पर निर्भर करते हैं। यहाँ लिखा है, दुनिया के प्रमुख नरसंहार विशेषज्ञों के संघ ने एक प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि गाजा में इजराइल की कार्रवाइयां इस अपराध की कानूनी परिभाषा में आती हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स (IAGS) के 500 सदस्यों में से 28% ने मतदान में भाग लिया। उनमें से 86% ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इंटरनेशनल जेनोसाइड एसोसिएशन कहती है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है। आपको पता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स में कौन शामिल हो सकता है? कोई भी जो चाहे। बस सदस्यता शुल्क चुकाइए, बस इतना ही। इस बात का खुलासा ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ने किया था। उन्होंने यह तक दिखाया कि इस इंटरनेशनल जेनोसाइड एसोसिएशन का सदस्य बनना कितना आसान है। इस बीच पिछले 2 सालों से प्रेस में गाजा की हर तस्वीर जो आप देखते हैं वह हमास द्वारा अनुमोदित होती है। सिर्फ 1 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को भूखमरी की ऐसी तस्वीरें प्रकाशित करते हुए पकड़ा गया था जो असल में जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित बच्चों की थीं। क्यों? क्योंकि जब 40% लोग अपने चचेरे भाइयों बहनों से शादी करते हैं तो आपको जेनेटिक बीमारियां मिलती हैं, भूखमरी नहीं। ध्यान दें कि उन अखबारों में आप क्या नहीं देखते? कैफे, मॉल, मिठाइयाँ, कुछ भी नहीं। और युद्ध के बारे में जो कुछ दिखाया जाता है उसका बहुत कुछ नकली है। याद है वह माँ जो दान के लिए गुहार लगा रही थी, जहां जख्म जादुई तरीके से उसके बच्चे के चेहरे से उसके अपने चेहरे पर आ गए थे? मैट्रिक्स में एक गड़बड़ी। क्या आपको लगता है कि यमन या सूडान में, जहां वास्तव में भूखमरी है, लोगों के पास न्यूटेला कैफे, आईफोन, बिजली और नकली टिकटॉक बनाने का समय है? मुझे शक है। इस वीडियो से पहले आपने कभी इंटरनेशनल जेनोसाइड एसोसिएशन के बारे में सुना भी नहीं था। चलिए उन नामों की बात करते हैं जिन्हें आप जानते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र। गंभीर लगता है ना? लेकिन मैं आपको इसका उल्टा साबित करता हूं। 1 महीने पहले मेरी पत्नी की उम्र 40 साल हुई और हम लंदन गए। चूंकि हम कूल हैं, हमने शोडिच में एक ग्राफिटी टूर किया। टूर के दौरान हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बिल्डिंग के पास से गुजरे। उनकी वेबसाइट पर लिखा है, हम एक ऐसी दुनिया के लिए अभियान चलाते हैं जहां सभी को मानवाधिकार मिले। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1 करोड़ से अधिक लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है। 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लोग जो मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाते हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं, लेकिन उनकी खिड़की के अंदर लगे बोर्ड पर लिखा था, इजरायली बस्तियों के सामान पर प्रतिबंध लगाओ। सीरिया के बारे में कुछ नहीं, यमन के बारे में कुछ नहीं, सूडान के बारे में कुछ नहीं, कांगो के बारे में कुछ नहीं, इथियोपिया के बारे में कुछ नहीं। बस इजरायल का बहिष्कार करो। ये उस संगठन की बात है जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय बताता है।
मेरे कई वीडियो में मैं टकर कार्लसन, पियर्स मॉर्गन, कैंडेस ओवेंस की जुनून की आलोचना करता हूँ। थियो वॉन और मीडिया सामान्य रूप से इजराइल के साथ जो जुनून रखते हैं उसकी मैं अक्सर आलोचना करता हूँ। लेकिन एक तरह से मैं समझता हूँ। कल्पना कीजिए अगर पियर्स मॉर्गन या कैंडेस ओवेंस ने सूडान या यमन पर एक शो किया होता जहां मौतों की संख्या गाजा से 10 गुना ज्यादा है, तो उसे कितने लोग देखते? लगभग 0। और मीडिया तो व्यूज पर ही चलता है। ना यहूदी, ना व्यूज, ना पैसा। लेकिन मानवाधिकार समूहों को ऐसा नहीं होना चाहिए। वो व्यूज के पीछे नहीं भागते, उन्हें असली संकटों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ, सूडान या यमन में कितने लोगों की मौत होनी चाहिए ताकि उनकी खिड़की पर भी कोई साइन लगे? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? एक और खिड़की पर एमनेस्टी ने एक नारा लिखा था, महिलाएं, जीवन, स्वतंत्रता, अंग्रेजी और अरबी में। सच कहूं तो मुझे सबसे पहले वही बेकार से बोर्ड याद आए जो लोग घर में टांगते हैं, किचन। अच्छा है, साइन के लिए धन्यवाद। मुझे तो लगा था ये बाथरूम है, लेकिन ये तो बस मेरी सोच थी। लेकिन अगर आपको सच में परवाह होती तो आप ऑनर किलिंग्स, जबरन बाल विवाह जैसी बातों पर चर्चा करते, लड़कियों के कटने की घटनाएं, मुस्लिम दुनिया के अंदर की समस्याएं। लेकिन एमनेस्टी उस पर कभी बात नहीं करेगा। उनके दरवाजे के ऊपर एक नियन साइन था, मानवता की जीत। बेहतर होता इसे बदलकर पाखंड की जीत कर देते, या बस हम इजराइल से नफरत करते हैं। छोटा, आकर्षक, सटीक। एमनेस्टी ने इजराइल पर एक रिपोर्ट भी जारी की थी। इसे विश्लेषित करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है इसमें क्या लिखा होगा। दरअसल आप सब कुछ पहली ही पंक्ति से जान सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने अधिकृत गाजा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। मजेदार बात है, मुझे तो लगा था कि 7 अक्टूबर को गाजा के अरबों ने युद्ध छेड़ा था, लेकिन एमनेस्टी तो बस एक साइड डिश है। मुख्य कोर्स तो संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अभी अभी इजराइल के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें इजराइल पर भुखमरी और नरसंहार का आरोप लगाया गया है। लेखक कौन है? डॉ एंडी सील, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में वरिष्ठ व्याख्याता। समस्या क्या है? 28 अक्टूबर 2023 को, यानी आईडीएफ के गाजा में घुसने के ठीक एक दिन बाद, वह पहले ही एन गाजा जेनोसाइड हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। और यह अकेला मामला नहीं है। उन्होंने अपने ही देश की हूथियों पर बमबारी के लिए आलोचना की और दावा किया कि यमन के हूथी मदद कर रहे हैं गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए। उन्होंने यह जनवरी 2024 में लिखा था। सच में आप ऐसी बातें बना नहीं सकते। उन्होंने युद्ध की शुरुआत में ही तय कर लिया था कि इजराइल नरसंहार कर रहा है और वह हूथियों का समर्थन करते हैं। वही हूथी जिनका नारा है, अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत, यहूदियों पर लानत। ये पागलपन है कि ऐसा व्यक्ति लंदन में पढ़ाता भी है। अगर आपको अपने देश से इतनी नफरत है और आप सोचते हैं अगर यमन मानवाधिकारों का प्रकाश स्तंभ है तो वहीं जाकर पढ़ाइए। और अगर ऐसा व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें लिख रहा है गाजा के बारे में, तो आपको पहले से ही पता है कि उसमें क्या लिखा होगा। मीडिया, अकादमिक जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का यह त्रिकोण एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो खुद को ही पोषित करता है, जिसका वस्तुनिष्ठता या वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वे अधिकार का आभास देते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा गहराई से देखते हैं वह सब शून्यता में ढह जाता है। और सबसे पागलपन वाली बात, संयुक्त राष्ट्र के पास दो शरणार्थी एजेंसियां हैं। पूरी दुनिया के लिए एक यूएनएचसीआर और सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए यूएनआरडब्ल्यूए। इनके पास अपनी शरणार्थी की विशेष परिभाषा है। बाकी सभी शरणार्थी आबादी के विपरीत फिलिस्तीनी अपना शरणार्थी दर्जा अपने बच्चों, पोते पोतियों और परपोते पोतियों को भी दे सकते हैं। इसी वजह से इनकी संख्या बस बढ़ती ही जाती है। इस बेतुकेपन को समझने के लिए 1948 में दुनिया भर में करोड़ों शरणार्थी थे। 1 करोड़ 40 लाख हिंदू और मुसलमान भारत और पाकिस्तान के बीच अदला बदली हुए। 1 करोड़ 40 लाख जर्मन, 10 लाख पोलिश, 10 लाख यूक्रेनी, 8 लाख यहूदी जो अरब देशों से आए और 7 लाख अरब जिन्होंने इजराइल के खिलाफ शुरू की गई जंग हार दी थी। इन करोड़ों लोगों के बच्चे और पोते अब शरणार्थी नहीं हैं। जर्मन, भारतीय, पोल सभी आगे बढ़ गए। दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए पिछले 80 वर्षों में किसी न किसी के परिवार को युद्ध या आपदा के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन केवल फिलिस्तीनी आज भी 80 साल बाद शरणार्थी हैं, उनके बच्चे, पोते और परपोते भी। और उन्हें संयुक्त राष्ट्र से यमन या सूडान के असली शरणार्थियों से भी ज्यादा पैसा मिलता है। अगर यह पागलपन नहीं है तो फिर क्या है? खुद को धोखा मत खाने दो और ज्यादा मत खाओ
न्यूटेला ये असली चॉकलेट नहीं है और इसमें भरपूर चीनी है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे उन अच्छे ईमानदार लोगों के साथ साझा करें जो अब भी किसी तरह संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल या द गार्जियन या द वॉशिंगटन पोस्ट को गंभीरता से लेते हैं। अगला वीडियो पश्चिमी यूरोप के बारे में होगा। उन्होंने एक विकल्प चुना, जनसंख्या का बड़े पैमाने पर प्रवास या यहूदी समुदाय की सुरक्षा। उन्होंने गलत चुना और अब इसकी कीमत चुकानी शुरू कर रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प होने वाला है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सब आप लोगों की वजह से ही संभव हो पाया है और आपकी समर्थन की वजह से ही मैं और भाषाओं में चैनल शुरू कर पाया हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। यल्ला बाय। ओह, मैं न्यूटेला, सच में क्या बात है।